नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज के शो में हम बात करेंगे उस खबर की जिसकी बात पूरा यूपी कर रहा है। बात सुल्तानपुर लूट कांड की करेंगे, बात एनकाउंटर की करेंगे और इस पूरे मामले पर जारी राजनीति की भी बात करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं मेरे सहयोगी उत्कर्ष, जो हमें बताएंगे इस केस से जुड़ी हर खास और हर महत्वपूर्ण बात। उत्कर्ष, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया वरुण। उत्कर्ष, आपसे पहला सवाल मेरा ये कि आज इस केस में क्या अपडेट है? देखिए, अगर हम सुल्तानपुर लूट केस की बात कर रहे हैं तो आज सबसे बड़ा अपडेट तो बहुत साफ है। हमारे चैनल से लेकर मुझे लगता है हर जगह सोशल मीडिया पर जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है कि इस केस में एक और एनकाउंटर आज सुबह हुआ है, आज तड़के हुआ है। उन्नाव में ये एनकाउंटर हुआ है और इस लूट के मामले में जो एक और आरोपी था, कुल 15 आरोपी इस मामले में थे, उनमें से एक अनुज प्रताप सिंह का आज यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। जो जानकारी हमारे पास आई है यूपी एसटीएफ के जरिए, वो ये है कि दो आरोपी थे जिनके बारे में यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि वो फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूपी एसटीएफ ने उनको ट्रैप किया, उनको एक तरीके से डिस्कवर किया, ढूंढा, और उसके बाद जब यूपीएसटीएफ उन लोगों को घेरने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और उसके बाद जवाब में जो एसटीएफ की टीम थी उसकी ओर से फायरिंग की गई और उसमें अनुज प्रताप सिंह जो है उसको गोली लगी, वो घायल हुआ और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। साथ में जो दूसरा आरोपी था, ये बताया जा रहा है कि वो वहां से फरार हो गया। और जो अब तक हमारे पास जानकारी आई है, इस पूरे एनकाउंटर में 2 पिस्टल मिली हैं, एक 32 बोर की, 7 जिंदा कारतूस मिले हैं, 2 जो मैगजीन के कारतूस हैं, 4 किलो चांदी और 2 पिस्टल, और उनके वो जिस बैग में थी, तो एक पूरा बैग जिसमें 2 पिस्टल, 4 किलो चांदी और ये जो जिंदा कारतूस हैं ये मिला है। जैसा मैंने आपको बताया कि रिकवरी जो है वो और ज्यादा हुई है और साथ में लगातार इस मामले में हर एक आरोपी जो है, हर एक एनकाउंटर के बाद, हर एक नई एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरे मामले के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो रिकवरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी के यहाँ से लूटा गया सारा सोना बरामद हो गया है। अब जो चांदी है या चांदी के आभूषण है वो बरामद हो रहे हैं वरुण। जी उत्कर्ष, अनुज प्रताप सिंह पर 1 लाख का इनाम था, तो वो एक इनामी बदमाश था। उस पर कुल कितने केस दर्ज थे, वो कितनी बार गिरफ्तार हुआ था, उसका आपराधिक इतिहास क्या था? अगर मैं आपराधिक इतिहास की बात करूं वरुण, कुछ एक घटनाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अनुज प्रताप सिंह की इस सुल्तानपुर केस को अगर आप हटा भी दें, अगर सुल्तानपुर केस को हम ना भी गिने, तो इसके अलावा कुछ और केस जो हमको पता चलते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं और मेरे सामने वो पूरी की पूरी लिस्ट है, मैं उस लिस्ट को अगर पढ़ूं तो 4 आपराधिक मुकदमे हैं जिसमें से 2 गुजरात के सूरत के हैं, एक सचिन थाना का और एक कठेदरा थाना का, एक सुल्तानपुर का मामला है और एक उन्नाव का मामला है। बाकी कुछ और मामले हैं जिसके मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जो इस समय अगर हम बात करें तो 11/8/2023 यानी पिछले साल की ये बात है, अगस्त के महीने में 6 लोगों के साथ मिलकर हेलमेट पहनकर और गमछे से अपना मुंह को बांधकर जिस तरीके से सुल्तानपुर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, ये सूरत के महाराष्ट्र बैंक की बंस शाखा में इन लोगों ने डकैती को अंजाम दिया था। वहां पर बैंक मैनेजर, बैंक कर्मी और ग्राहकों को बंधक बना लिया था। उस डकैती में 13 लाख रुपए से ज्यादा लूटे गए थे। उसके बाद पता चला कि गुजरात के ही सूरत में इन्होंने गाड़ी चुराई थी वहां से निकलने के लिए और उसी गाड़ी का इस्तेमाल उस डकैती की घटना में भी किया गया था और डकैती की घटना में ये पकड़ाया था। जमानत पर जेल से रिहा जब ये हुआ तो ये उत्तर प्रदेश वापस आ गया। उत्तर प्रदेश में वापस आने के बाद इसने सुल्तानपुर की घटना को अंजाम दिया और ये पता चला है कि अनुज के बारे में कि ये एक पेशेवर अपराधी था जो 2 तरीके के क्राइम में या 2 तरीके के अपराधों में अपने गिरोह के लिए या गिरोह के साथ इन्वॉल्व होता था। पहला, ये ही वो व्यक्ति था जो कि सुनियोजित तरीके से वाहनों को चोरी करता था, गाड़ियों की चोरी करता था और उन्हीं चोरी किए वाहनों का प्रयोग ये लोग
डकैती की घटनाओं में, लूट की घटनाओं में या चोरी की घटनाओं में करते थे। तो जो आपराधिक रिकॉर्ड है, 4 मुकदमे जैसा मैंने आपको बताए, ये आपको अलग अलग 2 सूरत के हैं, एक सुल्तानपुर का है और एक उन्नाव का है। ये कुल मिलाकर इसके खिलाफ पहले दर्ज रहे हैं। जी। उत्कर्ष, अब एक बहुत बड़ी हम सवाल पे बात करेंगे। अनुज प्रताप सिंह के जो पिता हैं धर्मराज सिंह, उन्होंने इस मामले में अखिलेश यादव को लेकर एक बात कही है। तो उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा है और अखिलेश यादव ने इस मामले पर जो बयान दिया है वो क्या बयान दिया है? देखिए, अगर अनुज प्रताप सिंह के पिता की बात करें तो जी। पिछले कुछ समय से हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में लगातार इन तमाम घटनाओं को भी एक तरीके से इस चश्मे से देखा जा रहा था, जो कि जो घटना में मारा गया है वो आरोपी है या आरोपी से इतर उसकी कोई जात है, उसकी कोई बिरादरी है। अखिलेश यादव ने तो सीधे सीधे मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर, उत्तर प्रदेश एसटीएफ पर एक तरीके से जातिवादी होने के, जो वो नारा देते हैं पीडीए विरोधी होने के और तमाम एनकाउंटरों के फर्जी होने के आरोप लगाए थे। आज अनुज प्रताप सिंह के पिता का जो पहला रिएक्शन या जो पहला बयान आया है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के उठाए सवालों के कारण कहीं ना कहीं आज की घटना हुई है। वो अपने बेटे के एनकाउंटर के लिए अखिलेश यादव के बयान को एक तरीके से जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने ये कहा, अगर मैं शब्दशः बात करूं, कि अखिलेश यादव को अब शायद खुशी मिल गई होगी, उनको अब शायद तसल्ली हो गई हो। तो ये उन्होंने कहा। लेकिन इस पर जैसा आप पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने क्या किया, आज अखिलेश यादव ने एक, आप कह सकते हैं कि 2-3 सोशल मीडिया पोस्ट हैं। इसमें एक पोस्ट तो खुद अखिलेश यादव ने उस परिवार को अपने आप को संबद्ध करते हुए अनुज की बहन ने जो मीडिया से बातचीत की है, जो मीडिया बाइट दी है, उसके बारे में किया। उसमें उन्होंने वो पूरा वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अनुज प्रताप सिंह की बहन ढेर सारे सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर एसटीएफ पर उठा रही है। अखिलेश यादव ने उसे पोस्ट किया है। इसके बाद एक ये पता चल रहा है कि उन्होंने जो एनकाउंटर के ठीक बाद पोस्ट किया था, मैं अब उसको पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश के ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि यहाँ कोई प्रवेश या निवेश ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। और आखिर में अखिलेश यादव ने लिखा है निंदनीय। तो एक शब्द में वो आखिरी जो शब्द है ये पूरा हो जाता है। अखिलेश यादव का इस एनकाउंटर पर, अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर जो स्टैंड है वो भी वही है कि वो इसको सरकार की कमजोरी का प्रतीक बता रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो इसकी निंदा कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये बता रहे हैं, और अभी भी वो उस लाइन पर या उस स्टैंड पर कायम है, कि एनकाउंटर फर्जी है, फर्जी तरीके से अंजाम दिया गया है। जी। अच्छा उत्कर्ष, मैं चाहूंगा आप एक बार हमारे दर्शकों को पूरा केस बताएं कि ये जो सुल्तानपुर वाला मामला है, सुल्तानपुर लूट कांड है, ये आखिर है क्या? कितने की लूट हुई थी? कहाँ हुई थी? कितने लोग इसमें शामिल थे? कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं? कितने एनकाउंटर हुए हैं? कितना माल इसमें बरामद हुआ है? ताकि लोग इस बात को ठीक से समझ पाएं कि आखिर ये मामला है क्या। जी, आप देखिए, पिछले महीने की जो जानकारी, माफ कीजिएगा, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं उत्कर्ष, आप बताएं। जी, आप देखिए, पिछले महीने की 28 तारीख को, यानी कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के नाम से एक सराफा दुकान है, भरत ज्वेलरी शॉप है। वहां पर दिन दहाड़े एक डकैती की घटना होती है, वारदात होती है। ये कुछ करोड़ रुपए की डकैती मानी गई, जिसमें मतलब सोना चांदी, जो रॉ सोना चांदी होता है, या आप उसको कह लो, उसको ईंटें कह लीजिए, आप उसको जिस रूप में कह लीजिए, उससे बने आभूषण और कुछ नगद, ये सब कुछ चोरी हुआ था। ये सब कुछ लूट लिया गया था। इसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई। ये पता चला कि 2 टीमें बनाकर इस पूरी डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। एक टीम जो हमको तस्वीरों में नजर आई थी कि कैसे 5 लोग जो थे वो प्रवेश किए थे उस पूरी डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए, जिसमें जो 5 लोग अंदर गए थे उसमें एक अंकित, दूसरा अरबाज, तीसरा अनुज प्रताप सिंह जो आज उन्नाव में जिसका एनकाउंटर हुआ है,
चौथा मंगेश यादव जो पहले के एनकाउंटर में मारा जा चुका है, और पांचवा फुरकान था। ये 5 लोग उस वारदात को अंजाम देने के लिए अंदर गए, सराफा दुकान के अंदर गए, वहां पर इन्होंने हथियार के दम पर लूट को अंजाम दिया था। एक दूसरी टीम थी जो कि बाहर मौजूद थी, पास मौजूद थी डकैतों की ही, और अगर किसी तरीके का मान लीजिए दुकान में अलार्म बजता, लोग विरोध करते या पुलिस टीम आ जाती, तो वो उसको एंगेज करती पूरी प्लानिंग के साथ। और विपिन सिंह जो कि इस पूरी घटना का मेन एक्यूज्ड है, मुख्य आरोपी है, उसने इस घटना को अंजाम दिया था, उसने इस घटना को प्लान किया था। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। लगातार ये घटना चर्चा का विषय रही। जब ये तस्वीर आई थी तब भी हमने उसको दिखाया था, और कई लोगों ने उस तस्वीर को देखा। जिस तरीके से दिन दहाड़े तस्वीर आई, उसके बाद 2 और एंगलों से इसकी तस्वीरें आती है। एसटीएफ को जो जानकारी मिलती है, उसके बाद एसटीएफ इस पूरे मामले में धरपकड़ शुरू करती है। सबसे पहले जो मेन एक्यूज्ड है विपिन सिंह, वो सरेंडर कर देता है इस मामले में, यानी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती, वो सरेंडर करता है, और सरेंडर करने के बाद वो पुलिस के हाथ में आता है। इसके बाद एक एक करके पुलिस अलग अलग तरीके से एसटीएफ इस मामले को देखती है, और एसटीएफ की ढेर सारी टीमें इस मामले का फॉलोअप करती है। उसमें ये पता चलता है कि अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले लगातार जो एनकाउंटर की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी विपिन सिंह ने सरेंडर किया। विपिन सिंह के बाद एसटीएफ की टीम ने अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों को घेरना शुरू किया, जिसमें मंगेश यादव एक एनकाउंटर में मारा गया, और उसके साथ कुछ और लोग गिरफ्तार हुए। अगर अब बात की जाए तो इसमें अब तक 9 बदमाश ऐसे हैं 15 में से जो जेल जा चुके हैं, जो गिरफ्तार हो गए हैं। 2 एनकाउंटर में मारे गए हैं, और इसके बाद बचते हैं 4 जो अब तक फरार हैं। और एक बड़ी दिलचस्प या अजीबोगरीब संयोग कह ले, बहुत अच्छा नहीं होगा अमेठी के रहने वालों के लिए, लेकिन 15 में से 9 डकैत जो हैं वो अमेठी के रहने वाले हैं। वरुण, जो अब तक बात पता चली है उसमें सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन, ये तीनों एक एनकाउंटर के बाद अरेस्ट हुए थे। इसके बाद विनय शुक्ला, दुर्गेश सिंह और विवेक सिंह, अरविंद यादव, जो अरविंद यादव डीएम था, जो अगले एनकाउंटर में पकड़ा गया, ये 4 अरेस्ट हुए। तो पहले 4 और 3 7, और उसके बाद हमको जो पता चला था अजय यादव, वो अरेस्ट हुआ। तो 8 ये हो गए। विपिन सिंह ने सरेंडर कर लिया, 9 लोग जेल गए। मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह जो है वो अलग अलग एनकाउंटर में, अनुज प्रताप सिंह जो आज एनकाउंटर हुआ, और मंगेश यादव जो पहला एनकाउंटर हुआ था उस मामले में, वो इसमें मारे गए। और अभी भी जो 4 डकैत हैं इसमें अरबाज जो दुकान के अंदर गया था, फुरकान, इसके अलावा एक अंकित यादव है, और एक और जो पता चला है अरबाज का एक साथी था जिसका नाम अब तक सामने नहीं आया है। ये 4 ऐसे हैं जो अब तक फरार चल रहे हैं। इस पूरे मामले में, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था, जो लूट का सोना है या सोने के आभूषण है वो सारा का सारा बरामद हो चुका है, और चांदी या चांदी से जुड़े जो आभूषण है, जो क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों पर आपस में शायद बांटे अपने कुछ खर्चों के लिए, क्योंकि मुख्य रूप से जो उन्होंने पूरा माल बांटा था अमेठी और रायबरेली और सुल्तानपुर, अलग अलग इलाकों में जब ये लोग भाग रहे थे, और उस आईटीआई प्रीमाइसिस में, उस आईटीआई परिसर में जो माल छुपा कर रखा था, वो सबका सब बरामद हुआ। और दूसरे एनकाउंटर में जब 4 डकैत गिरफ्तार हुए थे, वो एक बोलेरो में बाकी बचा सोना और सोने के आभूषण लेकर जा रहे थे, वो बरामद हो गया था। अब कुछ एक चांदी या थोड़ा बहुत नगद जो है वही है जो बाकी बचे 4 फरार डकैतों के पास है। लेकिन पुलिस को आशंका ये है कि जो सूरत की घटना है जिसमें बैंक को लूटा गया, या सूरत के अलावा और भी जगहों पर, क्योंकि जिस तरीके से गिरोह बनाकर काम करते हैं, हो सकता है उनके पास जो और बरामद की हो वो अलग अलग राज्यों या अलग अलग जगहों पर हुई पुरानी लूट की घटनाओं से जुड़ी हुई हो सकती है। वरुण जी, उत्कर्ष, इस मामले में जिस पहले शख्स का एनकाउंटर हुआ उसका नाम था मंगेश यादव। मंगेश के परिवार ने यूपी पुलिस पर तमाम आरोप लगाए थे। सवाल यह कि उसके परिवार ने क्या कहा था और पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा था। देखिए, मंगेश यादव एनकाउंटर था, मुझे लगता है जिससे ये मामला 2-3 कारणों से बड़ा चर्चा में रहा है उत्तर प्रदेश में। जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, मतलब मुझे याद है मैं न्यूज रूम में था जैसे ही वो पहली तस्वीर आई, और मैंने आपको फोन किया था, हमने आपस में बात की थी कि वो किस तरीके की तस्वीर है। हम कई बार अपने दर्शकों के लिए बड़ा इस बात को लेकर सचेत रहते हैं कि कौन सी चीजें हम ले जाएं, और सिर्फ खबरों या नंबरों के लिए हम सब कुछ अपने दर्शकों के बीच में नहीं ले जाते। तो हमने आपस में तय किया, और अमर उजाला ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, कि जहां पर वो बंदूकों या हथियारों का प्रदर्शन है, हम शायद वो डराने धमकाने वाली तस्वीर न ले जाएं, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया
और जो दूसरे दिन तस्वीर आई थी सीसीटीवी की, हमने सबसे पहले वो तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रखी बिल्कुल। और सबसे पहले उस लूट की तस्वीरें रखने वाला अमर उजाला था। उसके बाद जब हमने वो तस्वीरें रखी, सबसे पहले तो घटना इसलिए भी चर्चा में आई कि दिन दहाड़े ऐसी वारदात उत्तर प्रदेश में अंजाम दी जा सकती है, जहां लॉ एंड ऑर्डर के बुलंद होने के तमाम ढेर सारे दावे किए जाते हैं, और विपक्ष ने इस पर सरकार को खूब घेरा। जब इसकी पकड़ शुरू हुई और उसमें मामला शुरू में कई तरह की खबरें चलती हैं, आप और हमने इस पर बात भी की थी पहले, कुछ लोग कहने लगे, कुछ लोग इस तरीके से लिखने लगे सोशल मीडिया पर 5 करोड़ या उससे ज्यादा की डकैती है। खैर, बाद में उसका मूल्यांकन हुआ और वो खबर ठीक। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा चर्चा का प्रकरण था वो वही था जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जब इस मामले में धरपकड़ शुरू हुई मुख्य आरोपी की सरेंडर करने के बाद विपिन सिंह के, वो मंगेश यादव का एनकाउंटर था। मंगेश यादव का एनकाउंटर होने के ठीक बाद मतलब मुझे लगता है कि वहां से वो मामला राजनीतिक बन गया, ये मामला, और अब तक राजनीतिक बना हुआ है, जिसका विवाद अब राजनीतिक ज्यादा दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का कम दिख रहा है। उसका कारण मंगेश यादव एनकाउंटर ही था। मंगेश यादव के परिवार ने आरोप लगाया कि मंगेश यादव को घर से उठाकर पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। उसको पहले उठाया गया और उसके बाद उसको जाकर गोली मारी गई, परिवार का आरोप था। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उस एनकाउंटर को सीधे सीधे फर्जी करार दिया। एनकाउंटर होते ही उन्होंने भी परिवार के उस आरोप का समर्थन किया, उन्होंने भी उसी राय को आगे रखा और वो उस राय में राय मिलाते नजर आए। उन्होंने भी यही बात कही कि मंगेश यादव को घर से उठाकर उसका एनकाउंटर किया गया। उन्होंने इसमें एक एंगल और दिया, वो ये था कि मंगेश यादव चूंकि उस पीडीए परिवार का हिस्सा है, जो पिछड़े हैं, वहां से आता है, उस तबके से आता है, और इसीलिए उसके पूरे नाम को देखकर उसको गोली मारी गई। और वो ये बार बार आरोप लगाते रहे कि विपिन सिंह है तो वो छोड़ दिया गया और मंगेश यादव है तो उसको गोली मार दी गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यूपी एसटीएफ ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इस पर ढेर सारे सवाल उठ रहे थे। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार, यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मंगेश यादव के परिवार को और उस पूरी घटना को, क्योंकि 28 तारीख को घटना हुई, 29 तारीख की रात का उन्होंने वो वीडियो दिखाया जब पहली बार पुलिस टीम जौनपुर गई थी। मंगेश यादव के बारे में जानकारी मिली थी, उस पूरे गिरोह के बारे में जब उनको जानकारी मिली, जब पुलिस टीम मंगेश यादव के घर गई थी, तो मंगेश यादव के परिवार ने कहा था, माफ कीजिए, शुरुआती शायद अगस्त की तारीख थी, कि जब मंगेश यादव के परिवार ने, उसकी बहन ने और उसकी माता ने ये कहा था कि मंगेश यादव यहाँ है ही नहीं, वो मुंबई में है, वो आया ही नहीं है महीनों से। तो यूपी पुलिस ने उस वीडियो को जारी करके बताया था कि वो जो दावा किया जा रहा है कि रात को पुलिस ने उसको उठाया, वो गलत है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो तब का है जब हम पूछताछ करने मंगेश यादव की दबिश के लिए उसके घर पर पहुंचे थे और परिवार ने कहा था वो तो मुंबई में है, तो अगर वो मुंबई में था तो उसको उसके घर से कैसे उठाया। उसके बाद पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज जारी किए जिसमें मंगेश यादव साहब, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 5 नाम थे, जिसमें विपिन, अजीत, माफ कीजिएगा, विपिन, अजीत, अरबाज, मंगेश और 2 और जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वो फुटेज जारी किया, बताया, आइडेंटिफाई किया कि मंगेश यादव कौन सा है उस तमाम गमछों को पहनने के बाद, और उसके बाद से क्या क्या चीजें मिली है वो उन्होंने जारी किया। तो पुलिस ने 2 आधार दिए थे, एक वो फुटेज और दूसरा परिवार से की गई बातचीत का वो वीडियो, जो पहली टीम पूछने गई थी कि कैसे मंगेश यादव का परिवार या समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियां जो कह रही है वो गलत है, और यूपी पुलिस इस मामले में मंगेश यादव को उठाने के बाद किसी भी तरीके के एनकाउंटर की बात को खारिज करती है। वरुण जी। अच्छा उत्कर्ष, जैसा हमने ये जाना कि इस मामले में राजनीति तो बहुत हो रही है, अखिलेश यादव इसमें बहुत सक्रिय हैं। पहले अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, फिर सरकार की ओर से भी, मंत्रियों की ओर से भी काफी बातें कही गई। इसके बारे में बताएं, राजनीति जो हो रही है उसके बारे में। आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे वरुण? उत्कर्ष, इस मामले पर जो राजनीति हो रही है, मैं चाहता हूं उसके बारे में आप बताएं। राजनीति किस तरीके की हो रही है? पहले अखिलेश यादव ने इस पर काफी कुछ कहा, फिर सरकार की जो मंत्री हैं, सरकार के तमाम, उन्होंने इस मामले में काफी कुछ कहा। तो इस बारे में बताइए कि यूपी में ये जो राजनीति हो रही है एनकाउंटर को लेकर, सुल्तानपुर लूटकांड को लेकर, वो क्या है? देखिए, मैं बोला ना, ये मामला ये उस दिन राजनीतिक बन गया जिस दिन मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सबसे पहले स्टैंड लेते हैं कि ये पीडीए परिवार का व्यक्ति है, इसलिए उसका एनकाउंटर किया गया, या पूरा नाम देखकर गोली मारी गई, इस तरीके के आरोप, वो जब जातिवाद का आरोप एनकाउंटर पर लगाते हैं, वहां से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग इसको खारिज करते हैं, सार्वजनिक मंचों से खारिज करते हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में कई बार इस प्रकरण का जवाब दिया। एक बार उन्होंने कहा कि अगर वो व्यापारी को गोली मार देता, तो जो डकैत अंदर गए थे, जो लुटेरे अंदर गए थे, अगर वो वहां किसी को गोली मार देते तो क्या होता। उसके बाद भाजपा ने एक स्टैंड लिया कि देखिए, समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है,
वो उनकी बिरादरी या जात को देखकर अगर वो उनके एक तरीके से कोर वोटर सो कॉल्ड माने जाते हो तो वो उनके साथ खड़ी नजर आती है, वो उनके अपराध को नजरअंदाज कर देती है। इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी का शुरू से यह स्टैंड रहा कि वो मंगेश यादव के परिवार के समर्थन में दिखाई दिए थे। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव के कहने पर मंगेश यादव के परिवार से मिलने गया, उनको आर्थिक मदद मिली। फिर मंगेश यादव के परिवार से ही मैंने जो यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आपसे किया, जिसमें उनकी बेटी, माफ कीजिएगा, मंगेश यादव की बहन और मंगेश यादव की माता दोनों के वीडियो जारी किए गए थे। तो अखिलेश यादव उस परिवार से मिलते हैं और वो कहते हैं कि उनको डरा धमकाकर उनके बयान लिए गए। उसके बाद हमने देखा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो जाते हैं जौनपुर और वो मंगेश यादव के परिवार से मिलते हैं। लगातार ये मुलाकातों का दौर चलता रहता है। इस बीच में सराफा एसोसिएशन आता है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस का सम्मान करता है, एसटीएफ का सम्मान करता है। ढेर सारे सवाल उठते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे विपक्ष के अपराधियों के साथ खड़े होने की रणनीति या अपराधियों को बढ़ावा देने की रणनीति या उनकी आदत बताते हैं। तो वहीं विपक्ष इस मामले पर दुर्भावना के तहत कार्रवाई, और उससे बड़ी बात जो कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियों का और समाजवादी पार्टी का भी एक स्टैंड रहा है, वो एनकाउंटर पर सवाल उठाती है। तो दो सवाल लगातार इस मामले में राजनीतिक तौर पर उठते रहे। अब आज एक नया जब एनकाउंटर हुआ और इसी मसले से जुड़ा हुआ है, तो एक बार फिर से वो राजनीतिक बहस तेज हो गई है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से इस पूरे एनकाउंटर को परसी और उसकी निंदा की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वो मिर्जापुर में एक कार्यक्रम में थे, इशारों में उन्होंने वापस ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। उन्होंने कहा कि एक दौर में माफियाओं के काफिले चलते थे और जनप्रतिनिधि उनको सलाम करते थे। उन्होंने कहा कि लोग यहाँ पर लूट खसोट करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कोई बेटी और व्यापारी के साथ गलत नहीं कर सकता। और जब वो व्यापारी कहते हैं, लोग उसका कॉन्टेक्स्ट सुल्तानपुर की घटना से ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि महिला अपराध को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं, अब उन्होंने शब्द जोड़ना शुरू किया है सुल्तानपुर की घटना के बाद से, खास तौर पर बड़ी प्रमुखता से। तीसरा, वो ये कहते हैं कि देखिए, अब अपराधियों पर जब कार्रवाई हो रही तो कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, ये वही लोग हैं जो अपराधियों के साथी हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो मामला है, और इस पे आज अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में वार पलटवार कैसा हुआ, थोड़ी देर में वो एक रिपोर्ट है जो मैं मरुजल उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए रखने वाला हूं, और वो रिपोर्ट भी हमारे दर्शक देख सकते हैं। अब ये मामला मुझे लगता है कि उपचुनावों तक इसी तरीके से जाता दिखाई देगा। अब बड़ी बात यह है कि क्या अपराधियों में जातिगत एंगल देखा जाएगा, क्या लॉ एंड ऑर्डर के मसले राजनीतिक हो जाएंगे, या फिर ये सच में एक ऐसी बहस है जिसमें एनकाउंटर को लेकर एक बहस शुरू हुई है और ये उसका हिस्सा है, ये राजनीतिक नहीं है, विशुद्ध रूप से प्रक्रिया इसका हिस्सा है, या लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी लाइन होगी। अब ये देखना है। और जनता के बीच में जब ये सवाल अगर जाते हैं, सच में उपचुनावों तक ये मुद्दा चलता है, तो जनता उसमें अपना अपना फैसला क्या देती है, जनता क्या चुनती है, वो भी देखने वाली बात होगी। वरुण जी, अच्छा उत्कर्ष, सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रही है, मतलब पूरा वाद विवाद हो रहा है, जाति की बातें हो रही हैं, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। ये मामला क्या है उत्कर्ष, और इस पर पुलिस का क्या पक्ष है? देखिए, यूपी डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनसे ये सवाल बहुत साफ साफ पूछा गया था और उन्होंने इसका बहुत सीधा और बहुत साफ जवाब दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अपने एक और सार्वजनिक कार्यक्रम में जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने बहुत सीधा कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी अपराधी की जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती। हमारे लिए अपराधी या उसका अपराध यही सब देखा जाता है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया या वो कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर है। अगर मान लीजिए किसी की हिस्ट्री शीट नहीं है, लेकिन वो पहली बार में ही बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा है जो कई लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो आप इसलिए कि वो हिस्ट्री शीटर नहीं रहा आप उसके ऊपर कार्रवाई ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। पास्ट रिकॉर्ड सब कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोई अगर पहली बार भी अपराध करता है, बहुत गंभीर अपराध करता है, तो अपराध की इंटेंसिटी कम नहीं मानी जाएगी ना। लेकिन जो सोशल मीडिया की बहस का आप हवाला दे रहे हैं, देखिए मैं उसमें से आधे से ज्यादा चीजों को मैं इसलिए नकारता हूं क्योंकि मैं वापस कहता हूं इस बात को, क्योंकि अगर हम नैरेटिव या सोशल मीडिया नैरेटिव से चलने लगेंगे तो वर्ग के आधार पर आप अपराध को वर्गीकृत करने लग जाएंगे, ना कि अपराध के आधार पर, जो कि बहुत सही तरीका नहीं है। अपराध हुआ है, उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं, तो फिर अपराध जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे कई सारी बहसें बहुत ज्यादा निरर्थक हैं, वो बहुत ज्यादा इस तरीके की हैं जैसा ऐसा लग रहा है कि आप आरोपियों को ही क्लीन चिट दे रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया, और एक बात बहुत स्पष्ट है वरुण हमारे तमाम दर्शकों के लिए, और वो बहुत समझदार है, सोशल मीडिया उचित फोरम नहीं हो सकता किसी भी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मसले पर कोई अंतिम निर्णय बनाने का या कोई निर्णय किसी भी तरीके से बनाने का। वो काम अदालतों का है, सुरक्षा एजेंसियों का काम है
या पुलिस जैसी एजेंसियों का काम है कि कोई अपराध होता है, पहली बात अपराध ना हो उसका ध्यान रखें, और अपराध हो तो अपराधियों की पकड़ हो, अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, गिरफ्त में आए, और उसके बाद आप उनको न्यायालय के सामने ले जाइए और आपके पास जो कुछ साक्ष्य सबूत मिले हैं उसके आधार पर उनके अपराध, जितना बड़ा अपराध किया है उसके सबूतों के आधार पर उनको सजा दिलवाए। यहां तक व्यवस्था का काम है। जो सोशल मीडिया की बहस की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा दो कारणों से पोलराइज नजर आ रही है। एक तो इसके पहले सवाल में जो हमने बात कही कि राजनीतिक बहस का मुद्दा हो गया उत्तर प्रदेश में अब एनकाउंटर या सुल्तानपुर लूट से और उसके बाद हो रही तमाम घटनाएं, तो जो राजनीतिक पार्टियों के समर्थक हैं वो भी उसी तरीके से आमने सामने हैं जैसे उनके नेता। दूसरा, चूंकि इसमें वर्ग का उल्लेख किया गया और कई बार किया गया, तो वो वर्ग भी अब आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं से भी, मैं वापस कहता हूं कि कहीं से भी उचित नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हर राजनेता करता है, लेकिन क्या हर मामले पर राजनीति होनी चाहिए, एक सवाल है जो शायद हम अपने दर्शकों के और मैं अपने दर्शकों के ऊपर ही उसको छोड़ देता हूं। जी। अच्छा उत्कर्ष, एक बहुत जरूरी सवाल ये कि इस मामले में किस पार्टी का क्या स्टैंड है? बहुजन समाज, देखिए जैसे समाजवादी पार्टी तो बहुत खुलकर इस वक्त हमने देखा कि सरकार के खिलाफ है, उसने साफ तौर पर जाति से लेकर और तमाम आरोप पुलिस के ऊपर भी लगाए, सरकार के ऊपर भी लगाए। लेकिन बसपा, कांग्रेस, रालोद या बाकी तमाम दूसरी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों का क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से शुरू करते हैं, सत्ताधारी दल है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, और अपराधियों पर कार्रवाई के क्रम में अगर कोई अपराधी पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा है, वो पुलिस पर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, गोली चला रहा है, पुलिस जवाब दे रही है और एनकाउंटर हो रहा है। आज की घटना में भी ये बात सामने आई कि एक पुलिस अधिकारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है, तो वो कह रहे हैं कि दोनों तरफा मुठभेड़, यानी दोनों तरफा फायरिंग, और हर मुठभेड़ में आरोपी की मौत नहीं हो रही है। इस केस में भी और भी मुठभेड़ हुई, लेकिन और लोग गिरफ्तार भी हुए। तो ये नहीं कि हर एक की मौत हो रही है किसी मुठभेड़ में। भाजपा इसको लॉ एंड ऑर्डर के तहत हो रही कार्रवाई या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई बता रही है। समाजवादी पार्टी, जैसा आपने कहा, वो इस पूरे मामले को पीडीए के खिलाफ कार्रवाई एक तो उन्होंने बताना शुरू किया, और दूसरा वो एनकाउंटर पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। बसपा, हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, बसपा प्रमुख मायावती ने साफ तौर पर यह कहा था कि एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ती है। उन्होंने अपने रिजीम का हवाला दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने भी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया था, पर तब एनकाउंटर नीति की हमको आवश्यकता नहीं पड़ी थी। एनकाउंटर एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे लगता है कि समूचा विपक्ष सवाल उठा रहा है। कोई बाकी उसके एंगलों को छोड़ दे, उसको रखे ना रखे, लेकिन एनकाउंटर एक ऐसी चीज है जिस पर इस वक्त सवालिया निशान उठ रहे हैं। बसपा प्रमुख ने अपने रिजीम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब हमारे दौर में एनकाउंटर नहीं हुए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहा। इसके बाद कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर नीति ही गलत है और एनकाउंटर फर्जी किए जा रहे हैं। इसको आप एनकाउंटर को नीति बना कैसे जा सकते हैं, वो तो परिस्थिति जन्य होते हैं। जब आप नीति कह देते हैं मतलब वो किए जा रहे हैं। जहां तक सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी पार्टियों की बात है, आज ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है, जो उनसे कुछ पत्रकारों ने बातचीत की। उन्होंने कहा है, ये बाइट दी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कुछ पत्रकारों से कहा, हम लोगों ने भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और अपराधी अपराधी होता है। वो इस स्टैंड को इसी तरीके से रखते हैं। उन्होंने तो मंगेश यादव प्रकरण पे भी कहा था कि अगर मंगेश यादव का परिवार चाहेगा तो हम न्यायिक जांच करा देंगे अगर किसी को शक है। उन्होंने बोला कि हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के तहत और कानून के तहत काम कर रही है। यही स्टैंड मोटा मोटा रालोद का है, यही स्टैंड अपना दल का भी है कि ऐसे मामलों में ये लॉ एंड ऑर्डर के तहत कार्रवाई है। सरकार और वापस आधार सबका वही है कि सराफा दुकान में लूट नहीं हुई थी क्या? सबसे बेसिक सवाल ये है, लूट हुई क्या? उस लूट में तस्वीरों में लुटेरे नहीं दिख रहे थे क्या? दिख रहे थे। वो तमाम साक्ष्य नहीं मिले हैं क्या? वो मिले हैं। वो सोना बरामद नहीं हुआ क्या? वो भी हुआ है। तो जब सब चीजें दिख रही है तो अपराधियों पर, उन्हीं अपराधियों पर जिनके पास से लूट का सामान मिल रहा है, जो सीसीटीवी में दिखाई भी दे रहे हैं, फिर कार्रवाई करने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये सत्ता पक्ष और उससे जुड़ी पार्टियों का सवाल है। जी। अच्छा उत्कर्ष, एक बिल्कुल आखिरी सवाल कि ये जो पूरा मामला है, जो पूरा केस है, इसमें से कितने आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई और कितने आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है? 4 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। 4 आरोपी ऐसे हैं जो फरार हैं। कुल 15 आरोपी इस मामले में थे। 15 लोगों का गैंग था जिन्होंने मिलकर, कुछ बाहर थे, कुछ बैकअप में थे और 5 लोग अंदर घुसे थे। ये मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 2 एनकाउंटर में मारे गए हैं। विपिन सिंह जिसने सरेंडर किया, अब वो गिरफ्त में ही उसको माना जाएगा, तो उसको मिलाकर 9 गिरफ्तार हो चुके हैं। तो 9 गिरफ्तार हैं, 2 एनकाउंटर में मारे गए, 11 होते हैं और 4 हैं जो अब तक फरार हैं। उन चारों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम यूपी पुलिस ने घोषित कर दिया है। और यूपी पुलिस का यह कहना है, क्योंकि 9 गिरफ्तार हैं, बहुत जल्द उनको गैंग के बाकी सदस्यों की जानकारी मिल जाएगी। और 2 बार ऐसा हुआ
जब एनकाउंटर में एक-एक आरोपी या एक-एक सहयोगी, जो संभवतः उनका आरोपी था, इस लूट की घटना का आरोपी था, वो भागने में कामयाब हुआ है। वरुण। जी, चलिए बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर हमने चर्चा की। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ और फिर से करेंगे यूपी की बात। आप देखते रहिए अमर उजाला।